अस्सलाम वालेकुम। तो आज बात करते हैं कि किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर जाती हैं और बाहर निकलती हैं। तो सोचें जैसे ये है हमारा एल्वुलस फेफड़े के अंदर यानी लंग के अंदर। ये आखिरी चेंबर है हवा या एयर के लिए जहां पर लंग्स या फेफड़े ब्लड वेसल के साथ मिलती है या इंटरफेयर्स करती है। तो ये है हमारी ब्लड वेसल यहाँ, और ऑक्सीजन जो है वो अपना रास्ता बनाएगी एल्वुलस से ब्लड वेसल के अंदर, और ब्लड वेसल से ये जाएगी एक रेड ब्लड सेल में जो मौजूद है जैसे यहाँ पर। ठीक है, ये आज बाहर निकला है अपना पहला ऑक्सीजन का पार्सल डिलीवर करने या पहुंचाने। तो ये उठाएगा कुछ ऑक्सीजन, बल्कि ये ऑक्सीजन खुद इसमें आ जाएगी इस रेड ब्लड सेल में डिफ्यूजन की मदद से। इस तरह ये जाती है इसके अंदर। तो ऑक्सीजन जा चुकी है इस रेड ब्लड सेल में। तो आपको क्या लगता है ये कहाँ जाएगी सबसे पहले? तो ये रेड ब्लड सेल जो है, हम इसे तस्वुर करते हैं एक बैग की तरह, एक बस्ते की तरह, यानी हीमोग्लोबिन का बैग। इसमें लाखों और लाखों और लाखों हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स मौजूद हैं। तो ये है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, इसके 4 हिस्से हैं यहाँ, और हर हिस्सा ऑक्सीजन से जुड़ सकता है या बाइंड हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन यहाँ, इसको HB भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में अगर लिखना हो हीमोग्लोबिन तो HB भी हीमोग्लोबिन तस्वर किया जाता है। तो ऑक्सीजन जो है ये जाकर टकरा सकता है, मतलब वाकई में बम्प कर सकता है या टकरा सकता है इन हीमोग्लोबिन से, और ये करेगा बाइंड, जैसे कह लें कि यहाँ। और शुरू शुरू में ये थोड़ा शायद मुश्किल से होता है क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ा शर्मा रही होती है हीमोग्लोबिन से जुड़ने में। लेकिन जब एक ऑक्सीजन ये हिम्मत कर लेती है, एक ऑक्सीजन जब ये हिम्मत कर लेती है, तो दूसरी को भी ये देखकर हिम्मत आ जाती है और वो भी आकर यहाँ जुड़ जाती है, और तीसरी तो फिर ये देखकर और शेर हो जाती है और आसानी से आ जाती है जुड़ने। क्योंकि होता ये है कि जैसे जैसे हर एक ऑक्सीजन आके जुड़ती है तो ये हीमोग्लोबिन की कॉन्फर्मेशन को या इसकी साख्त को या इसकी शक्ल को बदल देती है। तो इसीलिए पहली के बाद बाकी की ऑक्सीजन जो है वो बाआसानी जुड़ने लगती है। हम इस चीज़ को कहते हैं कोऑपरेटिविटी। कोऑपरेटिविटी इसका मतलब कोऑपरेशन जैसा ही है, यानी ताउन। अच्छा, एक और तरीका इसके बारे में सोचने का ये है कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए हैं और जब आप इस जगह पहुंचते हैं, तो अगर आपके 2-3 दोस्त पहले से ही एक टेबल पर मौजूद हों तो वहां जाकर बैठना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा बनिस्बत ऐसी सूरत के कि जिसमें आप पहुंचने वाले सबसे पहले हों और आपको अकेले बैठना पड़े उस टेबल पर। तो हम चाहेंगे कि पहले से ही दोस्त पहुंचे हुए हों। इसी तरह ऑक्सीजन भी एक फ्रेंडली मॉलिक्यूल है, इसे भी दोस्तों का पहले से मौजूद होना अच्छा लगता है। अच्छा, बात करते हैं इन 2 अहम रास्तों की कि जिसकी मदद से ऑक्सीजन जाती है खून में। पहला है हीमोग्लोबिन, जिससे ऑक्सीजन जुड़ जाती है। हम इसे कहते हैं HbO2। इसमें Hb है हीमोग्लोबिन के लिए और O2 है ऑक्सीजन के लिए। और अब जो ये चीज़ है, ये मॉलिक्यूल है, इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जो दूसरा तरीका है जिससे ऑक्सीजन पहुंचती है खून तक, वो है कि ऑक्सीजन जो है ये घुल जाती है प्लाज्मा में या डिसॉल्व हो जाती है प्लाज्मा में। तो कुछ ऑक्सीजन जो है वो बराह रास्त घुल जाती है प्लाज्मा में और इसी तरह ये घूमती है खून में। लेकिन ज़्यादातर या ज़्यादा मिकदार में जो ऑक्सीजन जाती है खून में, वो हीमोग्लोबिन से जुड़कर ही जाती है। बहुत कम मिकदार है जो प्लाज्मा से जुड़ती है, ज़्यादातर हीमोग्लोबिन से ही जाती है। तो ये रेड ब्लड सेल जो है ये जाता है डिलीवरी के लिए ऑक्सीजन की। कह लें कि ये पहुंचा रहा है थोड़ी ऑक्सीजन यहाँ, और यहाँ है एक टिश्यू का सेल, और जाहिर है कि इसे नहीं पता कि ये इस दिन कहाँ जा रहा है, लेकिन ये जाएगा वहीं जहाँ इसे खून का बहाव ले जाए। तो सोचें जैसे ये गुजर रहा होता है यहाँ थाई सेल से। कह लें कि ये है थाई का ऊपर वाला हिस्सा। तो ये थाई सेल जो है ये बना रहा था कार्बन डाइऑक्साइड। और याद रहे, अक्सर हम सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तब बनता है जब मसल्स जो हैं वो कर रहे हों कोई ना कोई काम, लेकिन आप कुछ और भी कर रहे हों, चाहे कैलूला भी क्यों ना कर रहे हों, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता रहेगा अपनी जगह, क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है वो हो रही है हर वक्त। तो ये रेड ब्लड सेल जो है ये आ चुका है कैपिलरी में, जो बराबर में है इस थाई सेल के। तो अब आपके पास ऐसी सूरत हाल है जिसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होने वाली है डिफ्यूज इस रेड ब्लड सेल में इस तरह।
तो क्या होता है जब ये होता है? तो मैं यहाँ बनाती हूँ रेड ब्लड सेल की एक बड़ी तस्वीर ताकि हम सही तरह से देख सकें कि हो क्या रहा है गहराई में। तो हम हैं अब थाई में और 2 बड़ी और अहम चीज़ें यहाँ थाई में हैं जो हमें याद रखनी हैं। पहली ये कि यहाँ है बहुत ज़्यादा मिकदार कार्बन डाइऑक्साइड की, या पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो बहुत ज़्यादा है और ये घुल चुकी है खून में। और दूसरा ये कि यहाँ कम मिकदार है ऑक्सीजन की, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद नहीं है इन टिश्यूज़ में। तो गौर करते हैं दूसरे वाले पर। अगर ऑक्सीजन नहीं है बहुत ज़्यादा टिश्यू में और हमें मालूम है कि हीमोग्लोबिन जो है वो मुसलसल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से जुड़ रहा है और टकरा रहा है इनसे, और ये गिर रहे हैं, निकल रहे हैं, और दूसरे जो हैं वो जुड़ रहे हैं। ये है एक मरहला या प्रोसेस। तो अब जब यहाँ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो ये वाली ऑक्सीजन जो है ये गिरना या निकलना शुरू हो जाएगी, जैसा कि ये हमेशा करते हैं ऐसी सूरत में। लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें नई वाली नहीं जुड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ इस जगह पर अभी बहुत कम ऑक्सीजन मौजूद है और इसके कम होने की वजह से या कम से कम ऑक्सीजन जो है वो होगी फ्री हीमोग्लोबिन से जुड़ने के लिए। तो अब असल में वाक़ई में कुछ ऑक्सीजन जो मिलेगी वो वाली होगी जो हीमोग्लोबिन से बाहर निकलती है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से। तो एक वजह ऑक्सीजन की सेल में आने की होगी कम या लो PO2। ये है एक वजह। ये है वजहें और मैं यहाँ लिखूंगी एक और, इसलिए मैं लिख रही हूँ वजहें या रीजंस ऑक्सीजन की डिलीवरी की या इसके जाने की सेल्स में। तो पहली वजह तो सीधा सीधा यही है कि ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है इस जगह मौजूद। अब जो दूसरी वजह है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी वजह से है। तो देखते हैं तब क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल्स में दाखिल होना शुरू करती है। तो ये पहला कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ये मिलेगा पानी से। याद रहे कि रेड ब्लड सेल्स में बहुत सारा पानी होता है, बल्कि पूरे खून में ही बहुत सारा पानी पाया जाता है, इसीलिए इस बात को तसव्वुर करना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जाकर मिली पानी के मॉलिक्यूल से। अब यहाँ होता है एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और जो ये करता है वो ये कि ये जोड़ता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को H2CO3 में या कार्बोनिक एसिड में। अब अगर ये एसिड है तो याद रखें कि एसिड्स क्या करते हैं। एसिड जो है वो बाहर निकालेगा प्रोटॉन्स को, तो ये बन जाएगा HCO3- और बाहर आएगा एक प्रोटॉन। अब देखें कि इस तरफ है बाइकार्ब और प्रोटॉन, और ये बाइकार्ब जो है ये अपना रास्ता बनाएगा बाहर की तरफ और निकल जाएगा बाहर सेल से। अब ये प्रोटॉन जो है ये जाकर मिलेगा इन सारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन्स में से एक से। ये ढूंढेगा एक को, क्योंकि बहुत सारे घूम रहे होंगे आसपास, और फिर ये जुड़ेगा हीमोग्लोबिन से और बाहर निकालेगा ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन निकल जाएगी बाहर। तो ये है दिलचस्प, क्योंकि ये दूसरी वजह है यहाँ ऑक्सीजन के टिश्यू तक जाने की, और ये प्रोटॉन्स जो हैं ये मुकाबले में आते हैं ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के लिए हीमोग्लोबिन से। तो ये मुकाबला कर रहे हैं हीमोग्लोबिन के लिए। अब एक और चीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब क्या है वो चीज़? तो होता यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अलग से खुद से जुड़ती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। याद रहे कि बहुत सारे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कोई ना कोई इसको मिल ही जाता है जुड़ने के लिए, और फिर ये करता है वही चीज़। ये कहेगा सुनो हीमोग्लोबिन, क्यों ना तुम मुझसे ही जुड़ो और छोड़ दो ऑक्सीजन को। तो ये भी मुकाबला करता है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ मुकाबला है प्रोटॉन्स के साथ भी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है तो मज़े की बात यह है कि ये बनाती है प्रोटॉन। तो ये तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात हो गई। अब क्या होता है, ये प्रोटॉन जा सकता है और मुकाबला कर सकता है फिर खुद। ये मुकाबला कर सकता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से और फिर निकालने की कोशिश करता है एक और ऑक्सीजन को। तो ये जो पूरा निज़ाम है ये काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि अब आपके पास वजहें हैं कि क्यों यहाँ है ऑक्सीजन की डिलीवरी। यहाँ है प्रोटॉन्स जो कर रहे हैं मुकाबला, और कार्बन डाइऑक्साइड है जो कर रहा है मुकाबला ऑक्सीजन से। तो यहाँ काफ़ी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। और फिर यहाँ एक सच्ची बात है कि इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। तो ये है वजह ऑक्सीजन के सेल्स तक पहुँचने की, और यहाँ ये सेल्स तक पहुँच जाती है। और ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ये मौजूद है सेल्स में ही, जाहिर है रेड ब्लड सेल के अंदर ही, और अब ये जुड़े हुए हैं अब मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। अब ये ऑक्सीजन के साथ नहीं हैं जुड़े हुए।
तो अब हम इनको ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं कह सकते, बल्कि अब इनके ऊपर हैं प्रोटॉन्स और COO भी। ये मैं यहाँ दूसरे रंग से बना लेती हूँ। तो अब इस पर मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं और इसके नतीजे में अब ऑक्सीजन जो है वो जा चुकी है बेचारी। अब ये जो सिस्टम है ये अब लग रहा है अच्छा। अब इसको हम ज़रा मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं और एक सवाल करते हैं, किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाएगी फेफड़ों में थाई से। अब मैं ये शुरू करूंगी यहाँ इस लफ्ज़ को बदलकर इधर, थाई की जगह लंग यानी फेफड़ा। तो अब खून जो है वो वापस जा चुका है लंग में और अब सवाल ये है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आई है खून के साथ और कितनी मुख्तलिफ शक्लों और फॉर्म्स में ये आई है। तो ये कुछ मुख्तलिफ सूरतें हैं हमारे पास। यहाँ पर है बहुत ज़्यादा मिकदार ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड है कम। तो काफ़ी मुख्तलिफ है यहाँ माहौल थाई से। तो जब खून थाई से निकलकर वापस लंग में जा रहा होता है तब इसके साथ क्या होता है? तो इसके साथ होती हैं कुछ चीज़ें। पहली चीज़ होती है हीमोग्लोबिन, जो कि जुड़ा हुआ होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और इसे कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और इसमें होते हैं कुछ प्रोटॉन्स भी जो जुड़े हुए होते हैं हीमोग्लोबिन से। तो प्रोटॉन्स खुद जुड़े हुए होते हैं हीमोग्लोबिन से और याद रखें कि हर प्रोटॉन के साथ जो जुड़ा हुआ होता है हीमोग्लोबिन से आपके पास होता है बाय कार्ब घुला हुआ प्लाज्मा में। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों का रेशियो 1:1 ही होता है। तो आपके पास होते हैं बाय कार्ब प्लाज्मा में। ये मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि हम ये चीज़ भूलें नहीं। अब और क्या क्या चीज़ें हैं खून में? हमारे पास था कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हो गया था डिसॉल्व प्लाज्मा में। अब ये सुनकर लग रहा है कि क्या हुआ ऑक्सीजन वाली सूरत का जब प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो ये है जो गया है वापस थाई से लंग में। तो अब लंग में क्या होता है? यहाँ आपके पास सब कुछ मौजूद है। पहली चीज़ जो होती है वो ये कि यहाँ बहुत सारी ऑक्सीजन मौजूद है, बहुत सारी ऑक्सीजन है लंग के टिश्यू में और ये डिफ्यूज़ होती है सेल में, जाती है सेल के अंदर। और ऑक्सीजन जो है क्योंकि ये बहुत सारी है तो ये क्या करेगी, ये कोशिश करेगी कि ये जाए और चिपक जाए इस हीमोग्लोबिन से। ये ढूंढेगी अपनी जगह और इसमें फिट होने की कोशिश करेगी। तो अगर ऐसा होता है तो इक्वेशन के हिसाब से यहाँ क्या होगा? ये तो जो पहले था वो सब वापस हो गया, रिवर्स हो गया। अब आपके पास है बहुत सारी ऑक्सीजन यहाँ और चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ये चले जाते हैं या पुश हो जाते हैं बाएं तरफ। तो अब यहाँ है बहुत सारी ऑक्सीजन और अब बुनियादी तौर पर ये फिर मुकाबला कर रहे हैं हीमोग्लोबिन के लिए। अब ये हीमोग्लोबिन ना हो गया कोई प्रिंस चार्ल्स हो गया। तो ये मुकाबला हो गया वापस फिर से शुरू। तो याद है प्रोटॉन्स के आने से अब और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से अलग करने से पहले की कहानी। अब ऑक्सीजन ने कर दिया हिसाब बराबर। अब ऑक्सीजन ने कहा हीमोग्लोबिन सिर्फ और सिर्फ मेरा है और ये मैं लेकर रहूंगी। और अब यहाँ ये प्रोटॉन ये रह गया तन्हा और इस तरफ है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी रह गई अकेली या रह गया अकेला। तो काफ़ी मज़े की कहानी और चीज़ें देखने को मिली यहाँ। तो यहाँ हम देख लें कि हमने सही ट्रैक रखा है चीज़ों का या नहीं। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की डिलीवरी की क्या वजहें हैं? ये वापस फेफड़ों में कैसे जा रही है? तो जो पहली वजह है और जो बहुत साफ बात है वो ये कि हमने कहा कि लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है। तो जाहिर है जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी बहुत, तो जो भी वहाँ है लंग्स में, इसे होना है एल्वुलस में डिफ्यूज़। तो जो भी होगा रेड ब्लड सेल्स में वो हो जाएगा डिफ्यूज यहाँ, सिर्फ इसलिए कि यहाँ ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं है। तो बजाय के इसके कि ये रेड ब्लड सेल के अंदर हो, ये होगा डिफ्यूज बाहर। अब दूसरी वजह जो है वो ये है कि हमारे पास है ऑक्सीजन जो कर रही है मुकाबला CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन से हीमोग्लोबिन के लिए, और यही हमने अपनी इक्वेशन में लिखा है यहाँ। तो ये जो करती है वो ये कि ये ले जाती है वापस आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन तक। ये है पहली चीज़। ये हम पहले ही बना चुके थे कि ऑक्सीजन मिली थी हीमोग्लोबिन से, लेकिन इसका मतलब हुआ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे बाहर और ये प्रोटॉन्स भी, और ये वापस आ गए सेल की साइड में और वापस आ गए सेल के अंदर। तो अगर आप हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो आप वापस डिफ्यूज हो सकते हैं एल्वुलस में। लेकिन अगर आप हैं प्रोटॉन, सोचे जैसे आप हैं प्रोटॉन और अब अभी अभी बाहर निकले हैं हीमोग्लोबिन से, क्योंकि
इसे ऑक्सीजन ने ले लिया है, तो फिर ये बायकार्ब जो है ये आएगा वापस अंदर और फिर ये मिलेगा प्रोटॉन से और ये दोनों बनाएंगे H2CO3। तो ये जो है याद रखें ये रिवर्सिबल है, तो ये वापस जाते हैं और बनाते हैं H2CO3 और ये भी हो सकता है कि अब H2CO3 से जाएं वापस यहाँ वही कार्बोनिक एनहाइड्रेस इस्तेमाल करते हुए। तो एक तरह से अब ये पूरा रिएक्शन जो है वो हो सकता है रिवर्स या वापस, या ये पूरा रिएक्शन जो है वो कर सकते हैं वापस रिवर्स या ले जाते हैं इसको पीछे। और अब जब आप देखते हैं कि यहाँ है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती हुई, तो अगर प्लाज्मा या ब्लड में बायकार्ब है हमारे पास घुला हुआ या डिसॉल्व्ड, तो ये एक तरह से इंतज़ार करना हुआ कि जैसे ही ये प्रोटॉन्स निकलें हीमोग्लोबिन से तो ये जाएं और मिल जाएं इससे और बना लें कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड बनता हुआ इधर बायकार्ब से, आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड आता हुआ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से और फिर आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा से। याद है हमने कहा था कि थोड़ा सा डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में। तो 3 मुख्तलिफ रास्ते हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है या आ रही है वापस, और एक बार जब ये जाती है लंग्स में तो ये होगा सीधा एल्व्यूलस एल्व्यूलस में डिफ्यूज, क्योंकि वहाँ इसकी मिकदार जो है वो है बहुत कम। तो जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट है वो इसे ले जाता है एल्व्यूलस की तरफ। और इन सारी सूरतों में जो सबसे ज़्यादा हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन देती है वो है ये वाली, ये बीच वाली, जिसमें प्रोटॉन्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं या बाइंड कर रहे हैं हीमोग्लोबिन से और सारा बायकार्ब जो है वो घुल रहा है प्लाज्मा में। तो इन 3 रास्तों में जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है वापस वो ये वाला है जिस पर देनी है सबसे ज़्यादा तवज्जो। तो उम्मीद है कि ये सारा सिलसिला ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का इस वीडियो से आपको समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही।